हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में किया गया था। अब चलिए दोस्तों, पॉलिटी के मूल अधिकार से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहेगा। पहला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे क्वेश्चंस बनेंगे। आगे चलते हम लोग। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछाता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। आप मिला सकते हैं, हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, ये सारे क्वेश्चन जितने आपके सामने दिखाई दे रहे हैं सब पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं, आप देख सकते हैं। आगे चलते हम लोग। और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है और किस आर्टिकल में है, तो 300 का में है। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं दोस्तों, 6 मूल अधिकार देखते हैं जो वर्तमान में हमें प्राप्त है। पहला दोस्तों, समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। फिर है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। 31 खाली है, क्यों खाली है, क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, जिसे यहाँ से हटा दिया गया। और छठा मूल अधिकार हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए एग्जाम्स में। अब चलते हैं दोस्तों, इनसे जो आर्टिकल से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे आते हैं उनको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, पहला पॉइंट है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में है। किस में है, 14 में है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया आता है और आर्टिकल में दोस्त आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिया जाता है और आपको आंसर में आर्टिकल बताने होते हैं। लेकिन कभी कभी आपके क्वेश्चन में आर्टिकल देके कॉन्सेप्ट ऑप्शन में देके दोस्तों आंसर पूछाता है। तो दोनों तरह से यानी दोनों ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चन डाला गया है, आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। पॉइंट है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में है। अब डायरेक्ट आर्टिकल देखेंगे। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, तो धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान का प्रतिषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है, तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर से। अगला दोस्तों, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे, तो इसमें अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो उपाधियों के अंत का प्रावधान है। थोड़े और रह गए हैं दोस्तों, जो कि मूल अधिकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अगला दोस्तों, अनुच्छेद 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। और अनुच्छेद 21 का सुपर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसी आर्टिकल के तहत दिया गया है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछाता है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 300 का में ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार से क्वेश्चंस, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पहले पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स
कुछ क्वेश्चन आपके पुलिस व्यवस्था से संबंधित समान सचेतता के को पूछे जाते हैं। आपका पूरा यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF के जरिए प्रिपेयर किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर PDF ले सकते हैं। इसमें इतना दमखम लगा दिया गया है दोस्तों कि कम से कम समय में आप लोग बिना इधर उधर भटके अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी जो आपका मैथ रीजनिंग बचता है दोस्तों, अगर आप उनके वीडियोस देख के ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन कम से कम समय में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। बाकी हमारा SSC GD, बिहार SSC और UP PSC RO का लगा हुआ है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। यानी जनगणना से क्वेश्चन आया है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे, पुनः जनगणना से जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। करेक्ट आंसर होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये दोस्तों इसका आदर्श वाक्य था। अब चलिए जनगणना से जितने फैक्ट बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिलेक्टेड है ये। पहला पॉइंट है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग ये टू जेड कवर कर रहे हैं। अगला है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। दोनों ध्यान रखेंगे, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन वह नियमित नहीं थी। नियमित हुई थी दोस्तों 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला है, जनगणना संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जनगणना संघ सूची का विषय है, इसका अर्थ हुआ किस पर भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। बहुत सारे यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय, तो राज्य सूची का विषय ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जनगणना हमारा हो गया है। आर्थिक नियोजन बार बार पूछा था, ये समवर्ती सूची का विषय। एक शिक्षा बार बार पूछा था, शिक्षा की सूची का विषय दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे और कमेंट जरूर कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा ना प्रिपरेशन कीजिए आप लोग किसी भी वीडियोस को ओपन करिए, 1 मिनट देखिए, 2 मिनट देखिए, स्किप कर दीजिए, या कहीं से पढ़ रहे बस पढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे प्रिपरेशन नहीं करने हैं। आप ध्यान दें दोस्तों, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो सारे पाठ्यक्रम है, जितने आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, उन सब पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें और हो सके तो समय को मैनेजमेंट बना के चलें, सारे टॉपिक्स पर ध्यान दें। और जब आप प्रिपरेशन करें, आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे पूरी तरह से कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे दोस्तों तो उनको कवर करने का प्रयास करें। अगला पॉइंट है दोस्तों, थोड़ा सा देखेंगे, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है। तो जनगणना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 246 में। ये भी कवर हो गया है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर C चंद्रमौली थे। अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? तो 640 जिले हैं। कितने जिले? 640 जिले। सारे फैक्ट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितने सिलेक्टेड है वही लेके आए, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा फैक्ट दे रहे हैं। जो हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे दोस्तों क्या पढ़ना है उससे ज्यादा फोकस ये किया जा रहा है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ हम नहीं पढ़ सकते, ना सब कुछ हम याद रख सकते हैं, और ना सब कुछ याद रखकर हम एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और वहाँ परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वह उन्हीं सब दोस्तों फैक्ट को यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो थाने है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दिबांग वैली है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है, रटते चले आए हम लोग। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, रिवीजन मास्टर तरह से दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ स्मार्ट तरह से आप लोग स्ट्रेटजी बना के रखिए और अपने प्रिपरेशन को दोस्तों कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 82.14% और महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 65.46% है। ध्यान देंगे। अभी दोस्तों हम विकल्प बना के यानी ऑप्शन बना के क्वेश्चन डाले, कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक सीरीज में 500 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप कहाँ तक सॉल्व करेंगे, कितना समय देंगे? केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा और बात बनेगी नहीं। इसलिए हम चाहते हैं आप कम से कम समय में आपने पूरे प्रिपरेशन को दोस्तों पाठ्यक्रम को कवर कर सकें। हमारे दोस्तों जो द्वारा पीडीएफ दिया जा रहा है, कम से कम समय में आपके पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर दिया गया है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा? तो बिहार है। जो लोग पीडीएफ ले रहे हैं कंटिन्यू दोस्तों, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि प्रिंट आउट निकलवाइए। अभी उतना समय है, इतने फैक्ट नहीं कि आप कवर नहीं कर सकते। प्रिंट आउट निकलवाइए, उनका पंच कीजिए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए, पुनः एक बार रिविजन कीजिए। कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, काफ़ी इंतजार के बाद में ये हमारी वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी भी है, अब इसको ऐसे ही अपने हाथ से नहीं जाने दिया जाएगा। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। जो क्वेश्चन एक दूसरे के समतुल्य बनते हैं उनको एक साथ दोस्तों सेट कर दिया जाता है, ताकि याद करने में थोड़ी सी सहजता व सरलता महसूस हो सके। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। पीडीएफ हमारा लगा हुआ है दोस्तों, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और यूपीपीएससी आरओ का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहां से आया हुआ है? कपोत का सही तद्भव शब्द होगा, करेक्ट आंसर का कबूतर होगा, यानी तत्सम और तद्भव से उठाया गया क्वेश्चन। दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनके आंसर दिए। अब इस टॉपिक से जितने मोस्ट वर्ड बनते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले तत्सम है, फिर तद्भव है, फिर तत्सम है, फिर तद्भव है। अब एक बात और ध्यान देंगे, हिंदी के क्वेश्चन आप लोग जब भी सॉल्व करें एग्जाम में अपने, हालांकि दोस्तों समय का प्रेशर तो रहता ही, थोड़ा सा बहुत मानसिक तनाव भी रहता है, लेकिन आप लोग दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने का प्रयास करें, चाहे वो जीके के क्वेश्चन हो या हिंदी के क्वेश्चन हो। लास्ट में ये दिया था कि सत्य बताने, असत्य बताने, सही बताने, गलत बताने, जो कि हाईलाइटेड बिल्कुल भी नहीं होता, और हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, समय के दबाव से आंसर कर देते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात दोस्तों, हिंदी को क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करें, अपने चारों ऑप्शन को अच्छे खासे ढंग से देखें, चेक करें, और वर्तनी मिस्टेक यानी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन में दोस्तों यानी कि जिस ऑप्शन में थोड़ी सी बहुत गलतियां होने की संभावना होती है, वही ऑप्शन में दिया जाता है, जो कि हम रोजमर्रा में बोलते आते हैं, लेकिन सब दोस्त सही नहीं होता है। तो वर्तनी पर खास फोकस रखने का प्रयास करें, चारों ऑप्शन अच्छे से चेक करें, एग्जैक्ट जो लगे उन पर अपना आंसर देने का प्रयास करें। अब चलते हैं दोस्तों, एक तरफ तत्सम है, फिर तद्भव, फिर तत्सम है, फिर तद्भव है। सबसे पहले अगम्य है, अगम्य का तद्भव अगम होगा। अब एक बात और ध्यान देंगे यहीं पे, अब इसको पलट दीजिए। अगम का दोस्तों तद्भव तत्सम क्या होगा? तो अगम्य होगा। दोनों तरफ से सॉल्व करने का प्रयास करें। इसीलिए मैं पीडीएफ के बारे में बोलता हूं कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। अगर आप अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं तो अच्छे खासे ढंग से दोस्तों आप लोगों की एक कंठस्थ स्ट्रेटजी व प्रिपरेशन क्लियर हो जाती है। तो अगम्य का दोस्तों तद्भव अगम होगा, और इसको पलट दिया जाए अगम का तत्सम तो अगम्य होगा। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं, एक साथ शुरू करते हैं। अमृत का तद्भव अमी होगा, अंधकार का तद्भव अंधेरा होगा, आम्र का तद्भव आम होगा। स्पेलिंग मिस्टेक ध्यान रखेंगे। कुपुत्र का तद्भव कपूत होगा, उत्साह का तद्भव उत्साह होगा। अब उत्साह का तत्सम पूछा जाए तो उत्साह होगा। आगे चलते हम लोग। अग्नि का तद्भव आग होगा, नृत्य का तद्भव नाच होगा, निद्रा का तद्भव नींद होगा, मृत्यु का तद्भव मौत होगा, कोकिल का तद्भव कोयल होगा, कृषक का तद्भव किसान होगा, घोटा का तद्भव घोड़ा होगा, कपाट का तद्भव किवाड़ होगा, कर्पूर का तद्भव कपूर होगा, कदली का तद्भव केला होगा। आगे पॉइंट पे चलते हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कर्ण का तद्भव कान होगा। अब कान का तत्सम पूछा जाए तो कर्ण होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्थान का तद्भव उठान होगा, दंत का तद्भव दांत होगा, दुग्ध का तद्भव दूध होगा। नेक्स्ट है, कोकिल का तद्भव कोयल होगा, गृह का तद्भव घर होगा, कृषक का तद्भव किसान होगा, ताम्र का तद्भव तांबा होगा। क्या होगा?
तांबा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, रात्रि का तद्भव रात होगा, मस्तक का तद्भव माथा होगा, भगनी का तद्भव बहन होगा, अन्न का तद्भव अनाज होगा। अब अनाज का तत्सम पूछा जाए तो अन्न होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, दधि का तद्भव दही होगा, क्षेत्र का तद्भव खेत होगा, घटिका का तद्भव घड़ी होगा, रक्षा सूत्र का तद्भव राखी होगा, मच्छिका का तद्भव मक्खी होगा, दीप का तद्भव दिया होगा, धूल का तद्भव धूल होगा, कर्म का तद्भव काम होगा, गिरह का तद्भव घर होगा, पृष्ठ का तद्भव पीठ होगा। हिंदी के क्वेश्चन को भी दोस्तों आप लोग सहजता न लें, पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। सहज क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों, उनमें जहाँ पे गलतियां होने का डर होता है, अक्सर वही क्वेश्चन एग्जाम में आपके डाल दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों, हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री 2023 किसने जीती? करेक्ट आंसर होगा मैक्स वेरस्टेपेन ने। यानी दोस्तों करंट से क्वेश्चन उठाए गए, पहले टेबल में मोस्ट क्वेश्चन एक साथ सेलेक्ट किए गए, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे के समतुल्य है, एक साथ किसी तरह से चाहे कोई ट्रिक लगाए, रट्टा मारे, बेटर होगा अगर पीडीएफ लेते हैं तो अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। सबसे पहले इनको देखेंगे, पुनः हम लोग मोस्ट प्रश्नों को और सॉल्व करेंगे जो करंट से लिए गए हैं। ध्यान देंगे आप लोग। अब ट्रिक कैसे लगाते हैं देखिएगा दोस्तों। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेचेंची ने जीता, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सैंज ने जीता। ये दोनों अलग अलग हैं, अब चार एक साथ हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, डच ग्रैंड प्रिक्स 2023, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023, ये चारों के चारों मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी ट्रिक लगाएं, रट्टा मारे, कुछ भी करें, क्वेश्चंस याद रखने होंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में मिस होता है दोस्तों, तो हम कितने रैंक पीछे चले आते हैं हम लोग जानते हैं। और अगर वहीं पे क्वेश्चन हम लोगों ने तुक्का मारा, गलत हो गया, तो क्या होगा दोस्तों, माइनस मार्किंग यानी निगेटिव मार्किंग तो अलग से भी झेलनी पड़ेगी। अगला क्या है क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? माधुरी पटेल को। मोस्ट करंट के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा? तो 126वां स्थान। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 161वां स्थान। नेक्स्ट, हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव को। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रूस में किया जाएगा। दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे, और G20 भी एक साथ ध्यान रखेंगे। पहला है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो भारत के द्वारा की गई, आप लोग जानते हैं। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील करेगा। जो क्वेश्चन एक दूसरे से समान थोड़ा होते हैं, हम एक साथ सेट करते हैं ताकि ये याद करने में थोड़ी सी सहजता और सरलता महसूस हो सके। लास्ट क्वेश्चन है करंट से, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को मिला है, ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? अब इसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि आपके पॉलिटी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, आपके विविध के चैप्टर से, जनरल साइंस से, सबसे उठाए गए हैं। ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हाईलाइटेड हैं और रिपीट भी होते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनको भी कवर करना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन रखा गया है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब चलिए एक साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं, ध्यान देंगे। पहला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। दोनों ध्यान देंगे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में, हाईलाइटेड है। नेक्स्ट, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ला फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। किसने की थी? आर्किमिडीज ने। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1909 में। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्ले मिंटो सुधार बिल, रिवीजन जरूर करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। और हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट थे। ये भी हाईलाइटेड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और बेटर होगा जो लोग PDF ले रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि अंडरलाइन लगा के आप पहले प्रिंट आउट निकलवाए, पंच कीजिए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए। अभी उतना समय है,
इतने फैक्ट नहीं कवर नहीं हो सकते और रिपीट आप उनका रिवीजन नहीं कर सकते। एक अच्छी खासी दोस्तों स्ट्रेटजी बनाइए और उनका रिवीजन कीजिए ताकि आप एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो सकें। अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में होता है? 1983 में। ऐसे क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। घुमा घुमा के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों पहाड़ियां एक साथ डाल दी गई हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। डेट डाल दिया गया, इसका अर्थ यह है कि डेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डेट भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिए जहां पे डाला जा रहा है। अगला है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा विशाख दत्त। अगला है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर दोस्तों? कावेरी नदी पर। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या है हमारा, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। तो ये थे दोस्तों जीके के वो क्वेश्चन जो कि स्टैटिक थे और बार बार आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम लोगों ने इनको यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फेवरेट टॉपिक है ये, ध्यान देंगे, कम से कम समय में इसको हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा सितार से। आप लोग जानते हैं सितार, तबला, बांसुरी, शहनाई, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम्स में। हम इनको दोस्तों 1.5 से 2 मिनट में पूरी तरह से कवर करेंगे। अगर इनको हम लोग दोस्तों ऑप्शन विकल्प बना के डालें तो याद नहीं हो पाएगा, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ की अच्छी स्ट्रेटजी बनाई गई है, इस तरह से आप लोग कम से कम समय में इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन रखा गया था, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा सितार से। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं, ये इतनी ही देर में दोस्तों कवर हो जाएंगे। जो आपके सामने है पूरी तरह से सब कुछ इसमें डाल दिया गया है। एक तरफ है वादक, दूसरी तरफ है वाद्य यंत्र के नाम। सबसे पहले दोस्तों पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और बिलायन खां, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों सितार वादक हैं। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और गुदई महराज, तीनों के तीनों तबला वादक हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक साथ कवर कर लिए गए हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये दोस्तों बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों की तीनों सरोद वादक हैं। एक नाम ध्यान रखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह का शहनाई वादक, और शिव कुमार शर्मा, एक ही नाम ध्यान रखिए, संतूर वादक। बस इतना कवर रखिए, क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा और ना ही गलत होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहां से लिया गया है दोस्तों? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? करेक्ट आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर। पंचवर्षीय योजना आप लोगों का फेवरेट टॉपिक ये भी है। क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, उनके आंसर दिए। अब यहाँ से जितने क्वेश्चंस बनते हैं कम से कम समय में हम लोग पूरी तरह से कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से। जितने फैक्ट हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबको कवर कर लिया गया है। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि के बारे में बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 जहां पे अवधि डाला गया है, डेट डाला गया, उनको कवर करेंगे। क्वेश्चन वहां से बने हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। अब थोड़ा सा नोट देख लेंगे। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजनाएं शुरू की गई। ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान संचालित हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना से फैक्ट जिनको हम लोग कवर किए। चलते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था। अब नोट देख लेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने क्रमशः जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए थे। ये भी ध्यान रखेंगे, क्रमशः डाल दिया गया। यानी राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से, भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से और दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए थे। ये थे दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना से जो फैक्ट बनते हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना से क्या क्या बनता है देखेंगे। तो दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। अगला पॉइंट है किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो भी तीसरी पंचवर्षीय योजना ही है। अब क्यों माना जाता है ये नोट में देखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के मुख्य कारण भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, भारत पाक युद्ध जो कि 1965 में हुआ था तथा अभूतपूर्व सूखा जो कि 1966 में पड़ा था। ये इतने फैक्ट यहाँ से कवर रखेंगे तो ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे ना ही गलत होंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना से बात करते हैं तो किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? वो चौथी पंचवर्षीय योजना है। और किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? वो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही है। दोनों सिलेक्टेड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग।
14 बड़े बैंकों की जो स्थापना राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और इसरो की भी स्थापना हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। आ गया दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी, बार बार पूछाता है, वो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है। और किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की स्थापना की गई? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है। कम से कम समय में आपके सारे पाठ्यक्रम को दोस्तों हम कवर करवाने में लगे हुए हैं। जरूरत है आप लोगों को गंभीरता बरतने की। आगे चलते हैं दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। टोटल 12 चलाई गई थी, आप लोग जानते हैं। 6 वीडियो में 2 क्वेश्चन के जरिए हम लोग पूरी तरह से कवर कर लेंगे। यहां से देखेंगे जो फैक्ट बनता है, ध्यान देंगे आप लोग। किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना ही है, अभी जाइएगा मत। अब क्वेश्चन इसमें पलट दिया आता है, किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो शिवरमन समिति, ये ध्यान देंगे। फिर नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। आप चलिए फिर से पढ़िए। किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी? और छठी पंचवर्षीय योजना ही है। और नाबार्ड की स्थापना हुई कब थी, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट जरूर कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे कमेंट बोला जाता है। कमेंट करने के लिए आप करते क्या, क्वेश्चन को याद करते, याद नहीं होता सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट में डालते हैं। ऐसा करने से आप लोग उस क्वेश्चन से ज्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।